तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा धातु विज्ञान चैप्टर है उसमें हमने ब्लास्ट फर्नेस मतलब जो हमारी बात्य भट्टी है वहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि बात्य भट्टी के द्वारा हम कौन कौन सी धातुओं को बना सकते हैं या किस लोहे को हम उत्पादन कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे धातु विज्ञान के क्लास 1 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। अब जो हमारा पिग आयरन रहता है इसको हम कैसे बनाए थे, तो इसको हम बात्य भट्टी में बनाया जाता है। बात्य भट्टी में कैसे बनाया जाता है तो फ्रेंड्स ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज से हम पढ़ेंगे पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो फ्रेंड्स पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या लिखा है हमारा, पिग आयरन कच्चा लोहा मतलब पिग आयरन क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, यह बहुत ही घटिया लोहा होता है। मतलब ये जो लोहा रहता है बहुत ही घटिया लोहा रहता है जिसे सीधे प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। मतलब इसे सीधे प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। अब क्यों नहीं लिया जा सकता है, तो आगे क्या बोल रहा है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक और दूसरी अशुद्धियां होने के कारण यह बहुत कमजोर और भंगुर होता है। मतलब कार्बन की अधिक मात्रा होने के कारण क्या रहता है, यह बहुत कमजोर और भंगुर होता है। भंगुर मतलब जल्दी जल्दी टूट जाता है। पिग आयरन में लगभग 93% लोहा, कितने परसेंट लोहा रहता है, 93% लोहा रहता है, 4% कार्बन और शेष सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन और फास्फोरस होते हैं। कार्बन की अधिक मात्रा और अशुद्धियों के कारण इसका सीधा प्रयोग मशीन के पार्ट बनाने में नहीं किया जाता। मतलब अशुद्धियां होने के कारण इसका प्रयोग हम कोई भी मशीन के पार्ट बनाने में नहीं करते हैं। पिग आयरन का प्रयोग दूसरे प्रकार के आयरन और स्टील बनाने के लिए किया जाता है। मतलब पिग आयरन के द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरा आयरन बनाते हैं। जैसे हमारा कास्ट आयरन हुआ, रॉट आयरन हुआ। अब आ जाता है पिग आयरन के प्रकार। मतलब पिग आयरन कितने प्रकार का रहता है, तो पिग आयरन कितने प्रकार का रहता है, तो पिग आयरन में पहला प्रकार है हमारा ग्रे पिग आयरन। तो ग्रे पिग आयरन क्या बोला है, यह फेराइट व पेरलाइट माइक्रो स्ट्रक्चर का होता है। कैसा रहता है, ग्रे पिग आयरन फेराइट व पेरलाइट माइक्रो स्ट्रक्चर का रहता है। तोड़ने पर ग्रे रंग का दिखाई देता है। यह कम खर्चीली ढलाई के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए उपयुक्त होता है, कम खर्चीली ढलाई के लिए। मतलब ग्रे पिग आयरन का यूज कहाँ करते हैं, कम खर्चीली ढलाई के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा कौन सा आयरन हो जाता है हमारा, दूसरा हो जाता है हमारा डक्टाइल आयरन। इसे न्यूड्रलर या स्पेरिडल ग्रेफाइड आयरन भी कहते हैं। यह ग्रे पिग आयरन में कुछ मात्रा में मैग्नीशियम या कैरियम को मिलाने पर तैयार किया जाता है। यह नरम होता है और इसका प्रयोग बड़े आकार की ढलाई के लिए किया जाता है। कैसा रहता है, ये नरम रहता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बड़े आकार की ढलाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से, डक्टाइल आयरन का। तीसरा आ जाता है हमारा हेमेटाइट पिग आयरन। इसे फाउंड्री पिग आयरन भी कहते हैं। इसका प्रयोग ग्रे आयरन कास्टिंग के लिए किया जाता है। इसे हेमाटाइट आयरन एस से तैयार करते हैं। किससे तैयार करते हैं, इसे हेमाटाइट आयरन एस से तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पिग आयरन है उसके तीन प्रकार है। कौन सा प्रकार है, पहला है ग्रे पिग आयरन, दूसरा है डक्टाइल आयरन और तीसरा है हमारा हेमेटाइट पिग आयरन। अब आ जाता है हमारा क्यूपोला फर्नेस। पहले हमने कौन सी फर्नेस पढ़ी थी, पहले हमने पढ़ी थी हमारी बात्या भट्टी या उसको हम ब्लास्ट फर्नेस भी बोलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में किसका उत्पादन किया जाता है, तो ब्लास्ट फर्नेस में हम पिग आयरन को बनाते हैं। अब आ जाती है हमारी दूसरी भट्टी, क्यूपोला फर्नेस। तो क्यूपोला फर्नेस को हम पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कास्ट आयरन को क्यूपोला फर्नेस से पिग आयरन पर चूने की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। मतलब कास्ट आयरन को किस में बनाया जाता है, क्यूपोला फर्नेस में। इस अभिक्रिया के दौरान पिग आयरन से कार्बन अपचयित रिड्यूस होता है और जब कार्बन की मात्रा लोहे में 2 से 4% तक होती है तब इसे कास्ट आयरन कहते हैं। अब क्या बोल रहा है, इस अभिक्रिया के दौरान जो पिग आयरन रहता है उसमें क्या रहता है, कार्बन को अपचयित रिड्यूस करते हैं और जब कार्बन की मात्रा लोहे में 2 से 4% तक होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन बोलते हैं। फर्नेस के अंदर पिग आयरन, आयरन स्क्रैप, कोयला और चूने पत्थर को 2:4:1 के अनुपात के रूप में चार्ज में डाला जाता है। फ्रेंड्स, ये अनुपात आपको याद रखना है, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि चार्ज के रूप में क्यूपोला फर्नेस में जो कोयला चूने पत्थर का अनुपात रहता है तो वो क्या रहता है, तो क्या रहता है, 2:4:1 के अनुपात में चार्ज के रूप में डाला जाता है। फर्नेस को 1250 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। जो हमारी फर्नेस रहती है उसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। जब धातु पिघल जाती है तो अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं और पिघली हुई धातु को सांचों में भर दिया जाता है। क्यूपोला फर्नेस से जो लोहा प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कास्ट आयरन बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, कास्ट आयरन में कार्बन के अतिरिक्त सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज आदि अशुद्धियां होती हैं। कास्ट आयरन में 0.5 से 1% तक फास्फोरस रखा जाता है। कास्ट आयरन में क्या रखा जाता है, 0.5 से 1% तक फास्फोरस रखा जाता है। कास्ट आयरन में फास्फोरस होने से फ्लूडिटी, बहने का गुण बढ़ता है। मतलब जो हमारा कास्ट आयरन रहता है उसमें क्या रहता है, बहने का गुण अच्छा रहता है जिसके कारण हम इसकी ढलाई ज़्यादा
करते हैं। अब आ जाता है कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन क्या है? तो क्या है, कास्ट आयरन एक फेरस धातु है, मतलब कास्ट आयरन एक लोह धातु है जो पिग आयरन से तैयार किया जाता है। कास्ट आयरन को किससे बनाया जाता है? पिग आयरन से। पिग आयरन को क्यूपोला फर्नेस में पिघलाकर तैयार किया जाता है। इसमें पिग आयरन की अपेक्षा कम अशुद्धियां होती हैं। कास्ट आयरन का अधिकतर प्रयोग मशीनों के कई प्रकार के पार्ट्स, वाइस, सरफेस प्लेट, मशीनों के बेड बनाने के लिए करते हैं। कास्ट आयरन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपको याद रखना है। वाइस हुआ हमारा ही, सरफेस प्लेटें हुई, मशीनों के बेड हुए बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कास्ट आयरन का। अब आ जाता है कास्ट आयरन के गुण, मतलब कास्ट आयरन में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला गुण क्या है? कास्ट आयरन में ग्रेफाइट होने के कारण इसे आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है, मतलब कास्ट आयरन में ग्रेफाइट होने के कारण हम इसे आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है? कास्ट आयरन को काटते समय कूलेंट के रूप में सूखी हवा का प्रयोग किया जाता है, मतलब कास्ट आयरन को जब हम काटते हैं तो उसके लिए सूखी हवा का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें कोई भी हम कूलेंट या लुब्रिकेंट का यूज नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला है? इसका गलनांक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो दूसरे फेरस मेटल की अपेक्षा कम होता है। फोर्थ क्या बोला है? इसमें बहने का गुण अच्छा होता है, जिसके कारण इसकी ढलाई की जा सकती है। दूसरी धातुओं की अपेक्षा इस पर अधिक फिनिशिंग आती है, मतलब जो कास्ट आयरन धातु रहती है उस पर क्या रहता है? दूसरी धातुओं की अपेक्षा अधिक फिनिशिंग आती है। इसके बाद क्या बोल रहा है? यह बहुत भंगुर धातु है, यह मेलिएबल नहीं होता। कैसी धातु है कास्ट आयरन? भंगुर धातु है और मेलिएबल नहीं होता है। यह डक्टाइल भी नहीं होता है, इसको फोर्जिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। यह सस्ता होता है, इसका मूल्य दूसरे प्रकार की लोह धातुओं से कम होता है, मतलब ये दूसरी लोह धातुओं से सस्ता होता है। इसकी अंदरूनी बनावट क्रिस्टलाइन होती है। कास्ट आयरन की अंदरूनी बनावट कैसी रहती है? तो आपको याद रखना है, कास्ट आयरन की अंदरूनी बनावट क्रिस्टलाइन रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं तो आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कास्ट आयरन में, जो हमारा कास्ट आयरन रहता है, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा निम्नलिखित दो रूपों में पाई जाती है। जो हमारा कास्ट आयरन रहता है उसमें जो कार्बन की मात्रा रहती है वो कितने रूपों में पाई जाती है फ्रेंड्स? तो वो दो रूपों में पाई जाती है। पहला कौन सा है? फ्री कार्बन या ग्रेफाइट। इस कास्ट आयरन में कार्बन स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। जो फ्री कार्बन या ग्रेफाइट रहता है उसमें कार्बन स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? जिस कास्ट आयरन में कार्बन स्वतंत्र रूप में पाई जाती है वह मुलायम होता है, वैसे आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। इसके बने पार्ट सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण रखते हैं, मतलब जिस कास्टर में फ्री कार्बन या कंबाइंड फ्री कार्बन रहता है तो उसको क्या करते हैं, हम आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं, मतलब उसको आसानी से काट सकते हैं। और इसके बने पार्ट पर सेल्फ लुब्रिकेटिंग, मतलब ये अपने आप हवा में ही ठंडे हो जाते हैं, मतलब इन पर किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है हमारा कंबाइंड कार्बन। जिस कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन अधिक होती है वह हार्ड होता है, वैसे आसानी से मशीनिंग नहीं किया जा सकता, मतलब जिस कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन होगी उसे आसानी से मशीनिंग नहीं किया जा सकता। अब आ जाता है कास्ट आयरन के प्रकार, मतलब कास्ट आयरन के कितने प्रकार हैं। तो पहला है ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन क्या बोला है? इसका रंग ग्रे या भूरा होता है। कास्ट आयरन की एक किस्म ढलाई कार्यों में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, मतलब जो ग्रे कास्ट आयरन रहता है ये क्या रहता है? इसका रंग गिरा होता है और कास्ट आयरन की एक किस्म ढलाई कार्यों में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 3 से 4% तक होती है। जो ग्रे कास्ट आयरन रहता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी रहती है? 3 से 4% तक रहती है। ग्रे कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन की अपेक्षा फ्री कार्बन अधिक होती है। जो ग्रे कास्ट आयरन रहता है उसमें कंबाइंड कार्बन की अपेक्षा फ्री कार्बन अधिक होती है। यह दूसरे कास्ट आयरन की अपेक्षा सॉफ्ट होता है, इससे आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन रहता है उसे आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। नोट क्या बोल रहा है? ग्रे कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनाव बल कितना रहता है? 1250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तथा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग हल्के दबाव या कंपन सहन करने वाले पार्ट जैसे लेथ का बेड, मोटर के फ्रेम, सिलेंडर पाइप आदि बनाने के लिए करते हैं। किसका? ग्रे कास्ट आयरन का। तो फिर ग्रे कास्ट आयरन में आपको याद क्या रखना है? इसका रंग ग्रे या भूरा होता है। इसका प्रयोग सॉरी कास्ट आयरन की एक किस्म काम आती है ढलाई कार्यों में। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? ग्रे कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन की अपेक्षा फ्री कार्बन अधिक होती है। जो कंबाइंड कार्बन रहता है उसकी अपेक्षा फ्री कार्बन अधिक होती है। यह दूसरे कास्ट आयरन की अपेक्षा सॉफ्ट होता है, वैसे आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। सेकंड आ जाता है हमारा व्हाइट कास्ट आयरन। फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुनना है। क्या लिखा है? व्हाइट कास्ट आयरन। इस कास्ट आयरन का रंग कैसा रहता है? सफेद रहता है। इसमें कार्बन की मात्रा 1.75 से 2.3% तक होती है। इसमें फ्री कार्बन की अपेक्षा कंबाइंड कार्बन अधिक होती है। यह बहुत ही कठोर होता है, इसलिए इसकी मशीनिंग करना मुश्किल होता है। क्या बोला? इसकी मशीनिंग करना मुश्किल होता है। व्हाइट कास्ट आयरन का प्रयोग पानी के पाइप, मैन होल के ढक्कन, बिजली के मेन स्विच की बॉडी आदि बनाई जाती है। व्हाइट कास्ट आयरन का प्रयोग जो रॉट आयरन, पिटवा लोहा बनाने के लिए किया जाता है। व्हाइट कास्ट आयरन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पिटवा लोहा, रॉट आयरन बनाने के लिए करते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा मोटल कास्ट आयरन। यह ग्रे व व्हाइट कास्ट आयरन का मिश्रण है। इसमें कंबाइंड कार्बन व फ्री कार्बन बराबर मात्रा में होती है।
इसका प्रयोग ऐसे मशीनी पार्ट बनाने के लिए किया जाता है जिनमें की मशीनिंग किया जा सके और उनमें हार्डनेस व स्ट्रेंथ भी हो। मतलब जो हमारा मॉडल्ड कास्ट आयरन रहता है इसमें क्या रहता है, कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन बराबर मात्रा में होती है। मतलब इसका प्रयोग ऐसे पार्ट बनाने में किया जाता है मतलब जिनकी मशीनिंग वगैरह भी किया जा सके और उनमें हार्डनेस बार भी हो। अब आ जाता है मेलिएबल कास्ट आयरन। अब मेलिएबल कास्ट आयरन क्या रहता है, इसे डुप्लेक्स विधि द्वारा बनाया जाता है। मतलब डुप्लेक्स विधि मतलब दोबारा गर्म करके, इसे दोबारा 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके। अब किसको गर्म कर रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाइट कास्ट आयरन को एनीलिंग विधि के द्वारा नरम करने से मेलिएबल कास्ट आयरन प्राप्त होता है। मतलब जो हमारा व्हाइट कास्ट आयरन रहेगा उसको एनीलिंग विधि के द्वारा जब हम नरम कर लेंगे तो कौन सा कास्ट आयरन प्राप्त होगा, मेलिएबल कास्ट आयरन। इसमें कार्बन 2.5% तक होता है। यह टफ एवं मुलायम होता है। इसका प्रयोग छोटे मशीनरी पार्ट जैसे एक्सल, छोटे शाफ्ट, ब्रेक आदि बनाने में किया जाता है। तो मेडिएवल कास्टन को कैसे डुप्लेक्स विधि द्वारा करते हैं, व्हाइट कास्टन को मतलब एनिलिंग विधि के द्वारा जब हम नरम कर लेंगे तो हमारा कौन सा कास्टन प्राप्त होगा, मेलिएवल कास्टन। मेलिएवल कास्टन का यूज क्या है, तो इसका यूज करते हैं हम छोटे मशीनरी पार्ट, एक्सल, छोटे साथ ब्रेक्स, पैडल, हफ्स आदि बनाने में किया जाता है। इसके बाद आ जाता है चिल्ड कास्ट आयरन। अब चिल्ड कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है, इसे ग्रे कास्ट आयरन को दोबारा पिघलाकर ठंडे सांचों में भर लिया जाता है। जो ग्रे कास्ट आयरन रहता है उसे पिघलाकर हम क्या करते हैं, इस ठंडे सांचों में भर लेते हैं, जिससे क्या रहता है, कास्टिंग की बाहर की सरफेस हार्ड हो जाती है और अंदर की सरफेस मुलायम बनी रहती है। इसे जल्दी ठंडा करने को ही चिलिंग प्रोसेस कहते हैं। इस कास्ट आयरन का अधिकतर प्रयोग ऐसे मशीनी पार्ट बनाने में किया जाता है जिनकी बाहरी सरफेस हार्ड न रही हो। तो जो हमारा चिल्ड कास्ट आयरन रहता है उसका प्रयोग ऐसे एक मशीनी पार्ट बनाने के लिए करते हैं जिनकी बाहरी सरफेस कैसी रखनी हो, हार्ड रखनी हो। अब आ जाता है हमारा नोड्यूलर कास्ट आयरन। यह भी मेलिएबल कास्ट आयरन से मिलता जुलता है परंतु इसमें हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मोपचार की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इस पर हम कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग तब किया जाता है जब उच्च टेंसाइल स्ट्रेंथ और मध्यम इम्पैक्ट लोडिंग की आवश्यकता होती है। इसे नोड्यूलर आयरन, डक्टाइल आयरन, ग्रेफाइट आयरन भी कहते हैं। इसके दो नाम और कौन कौन से, नोड्यूलर आयरन और डक्टाइल आयरन भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसा बनता है कि वो कौन सा कास्ट आयरन है जिसको हो मतलब ऊष्मा उपचार, जिस पर कोई भी ऊष्मा उपचार नहीं किया जाता, तो वो हमारा रहता है नोड्यूलर कास्ट आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है एलॉय कास्ट आयरन। पिघले कास्ट आयरन में निम्नलिखित धातु को मिलाकर एक किस्म तैयार की जाती है जैसे निकेल, क्रोमियम, वेनेडियम, सिलिकॉन आदि। अगर हम कास्ट आयरन में निकल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, निकल कास्ट आयरन। क्रोमियम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमियम कास्ट आयरन। मतलब जो भी मतलब स्टील हमें मिलानी है तो वो हम उसमें मिला सकते हैं। अब आ जाता है कास्ट आयरन सीजनिंग करना। फ्रेंड्स सीजनिंग क्या होती है, सीजनिंग वो रहती है फ्रेंड्स, जैसे हमारी कोई भी धातु है उसको हम 1 साल के लिए स्क्रैप में डाल देते हैं तो मतलब उसमें क्या रहता है, 1 साल में उसमें गर्मी और धूप पड़ जाती है तो उससे क्या रहता है, जो उसकी कुछ आंतरिक सतह रहती है वो सिकुड़ जाती है या श्रंक वंक हो जाती है। तो हम इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा अधिक और दूसरी अशुद्धियां होने के कारण कास्टिंग करने के बाद पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्शन, टेढ़ापन आ सकता है। इसलिए कास्टिंग करने के बाद पार्ट्स को सीजनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। सीजनिंग करने के लिए कास्टिंग को खुले वातावरण में कई महीनों तक रखा जाता है, जिससे सर्दी और गर्मी लगने के कारण पार्ट्स की सीजनिंग हो जाती है। सीजनिंग के बाद पार्ट्स पर दूसरी प्रकार की मशीनिंग प्रक्रियाएं की जाती है। अब फ्रेंड्स सीजनिंग को क्या समझते हैं, क्या रहता है फ्रेंड्स, अगर हम कास्ट आयरन से डायरेक्ट मतलब किसी धातु को बनाएंगे तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा टेढ़ापन आ सकता है। उस कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, पहले पास्ट को कास्टिंग करते हैं और कास्टिंग करने के बाद पार्ट्स को क्या करते हैं, मतलब 1 साल के लिए रख देते हैं, जिसमें क्या रहता है सर्दी और गर्मी जब वो पार्ट सहन कर लेता है तो उससे क्या रहता है, उसकी सीजनिंग हो जाती है। सीजनिंग के बाद क्या करते हैं, पार्ट्स पर दूसरी प्रकार की कार्य क्रियाएं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है रॉट आयरन। रॉट आयरन कैसे तैयार किया जाता है, ये हमारी कौन सी फर्नेस है, ये हमारी पुडलिंग फर्नेस है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप डायग्राम को देखिए, ये हमारी कौन सी फर्नेस है, ये हमारी पुडलिंग फर्नेस है। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें कोक वगैरह है, हॉट एयर है, पिग आयरन डाल रहे हैं तो क्या, पिग आयरन या व्हाइट कास्ट आयरन को डाल रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें रॉट आयरन प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी फर्नेस है, ये हमारी पुडलिंग फर्नेस है। अब पढ़ते हैं हम रॉट आयरन क्या रहता है। तो क्या बोल रहा है, रॉट आयरन सबसे शुद्ध किस्म का लोहा होता है। मतलब हमारा सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है हमारा रॉट आयरन, जिसमें लगभग 99.8% लोहा होता है। कितना लोहा होता है, 99.8%। रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा 0.15% तक होती है। रॉट आयरन को पिग आयरन या व्हाइट कास्ट आयरन को, मतलब रॉट आयरन को कैसे बनाए जाते हैं, पिग आयरन या व्हाइट कास्ट आयरन के द्वारा पुडलिंग फर्नेस में कार्बन को अपचयित रिड्यूस करके बनाया जाता है। अब क्या बोल रहा है, यह नरम, डक्टाइल, तन्य, मैलिएबल, वेल्डेबल होता है। कौन सा, रॉट आयरन। और रॉट आयरन कैसे रहता है, नरम रहता है, डक्टाइल रहता है, तन्य रहता है, मैलिएबल रहता है और वेल्डेबल रहता है।
इसमें कम कार्बन होने के कारण इसे हार्ड नहीं किया जा सकता है, लेकिन केस हार्ड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कम कार्बन होने के कारण हम इसे हार्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे केस हार्ड कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है रॉट आयरन की बनावट रेसेदार फाइब्रस रहती है। जो हमारा रॉट आयरन रहता है उसकी बनावट कैसी रहती है? रेसेदार फाइब्रस रहती है। इसका गलनांक 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये फ्रेंड्स एक नंबर है, ये एक बना है। इसका गलनांक कितना रहता है? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। रॉट आयरन को फोर्ज किया जा सकता है, जो रॉट आयरन रहता है उसको फोर्ज किया जा सकता है। रॉट आयरन का प्रयोग अधिक लोड वाले स्थानों जैसे क्रेन हुक, रेल व्हील, एक्सल या शाफ्ट, रिवेट पाइप आदि बनाने के लिए करते हैं। रॉट आयरन का प्रयोग स्टील बनाने के लिए भी किया जाता है, मतलब रॉट आयरन के द्वारा हम स्टील को भी बना सकते हैं। अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक नरम लोहा, पिटवा लोहा के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक या जो विद्युत चुंबक रहते हैं हमारे, किसके बनाए जाते हैं? पिटवा लोहा के। चुंबक रक्षक मुलायम लोहा के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है हमारा? एल्निको स्टील है। एल्निको स्टील किस किस का मिश्रण रहता है? एल्यूमिनियम, निकल प्लस कोबाल्ट। चुंबक में कौन कौन सी धातु चिपकती है? तो चुंबक में स्टील, टंगस्टन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट धातु ही चिपकती है। नोट क्या बोल रहे हैं? नोट बोल रहे हैं कच्चा लोहा पिग आयरन प्राप्त करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में या इसके रूप में हेमेटाइट का प्रयोग किया जाता है। मतलब ब्लास्ट फर्नेस में हेमेटाइट के रूप में किसको डाला जाता है? सॉरी, एस के रूप में किसको डाला जाता है? हेमेटाइट को डाला जाता है। माइंड स्टील का यंग मॉडुलस 210 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स, क्या रहता है, जब मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं तो मैं उनको क्या करता हूँ, नोट के रूप में लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं नोट के रूप में इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी एग्जाम में आंसर इसके पूछे गए हो, तो मैं उसको नोट के रूप में लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैं नोट आपको बताता हूँ आपको उसको थोड़ा अपने दिमाग पर अच्छे से याद रखना है। तो क्या बोला है? माइंड स्टील का यंग मॉडुलस कितना रहता है? 210 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा आगे आ जाता है हमारा स्टील। स्टील क्या रहता है? स्टील बराबर आयरन प्लस कार्बन। स्टील क्या रहता है? आयरन और कार्बन, मतलब स्टील लोहे और कार्बन का मिश्रण है। क्या बोला? स्टील लोहे व कार्बन का मिश्रण है। जब लोहे में कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5% तक होती है तो उसे स्टील कहते हैं। मतलब जब लोहे में कार्बन की एक निश्चित मात्रा रहती है, कितनी? 0.1 से 1.5% तक होती, तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं। इसमें अशुद्धियां कम होती हैं। कार्बन की मात्रा पर ही स्टील की कठोरता निर्भर करती है। स्टील में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतना कठोर होगा। मतलब स्टील में कार्बन की मात्रा हम जितनी बढ़ाते जाएंगे स्टील हमारी उतनी कठोर होती जाएगी। अब आ जाते हैं स्टील के प्रकार। स्टील के प्रकार में फ्रेंड्स पहला आपको देखना है प्लेन कार्बन स्टील। पहला कौन सा हो गया हमारा? प्लेन कार्बन स्टील। दूसरा कौन सा हो गया? एलआई स्टील। और तीसरा हो गया हमारा कास्ट स्टील। तो पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? पहले हम पढ़ रहे हैं प्लेन कार्बन स्टील को। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से देखना है। अब प्लेन कार्बन स्टील के भी प्रकार रहते हैं। क्या बोल रहा है? प्लेन कार्बन स्टील। इस प्रकार के स्टील में केवल आयरन और कार्बन होता है। मतलब जो प्लेन कार्बन स्टील रहती है उसमें क्या क्या रहता है? आयरन रहता है और कार्बन रहता है। इसकी कठोरता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। प्लेन कार्बन स्टील निम्न प्रकार की होती है। प्लेन कार्बन स्टील निम्न प्रकार की होती है। प्लेन कार्बन स्टील निम्न प्रकार की होती है। उसमें पहला कौन सा है हमारा? लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को क्या बोलते हैं? इसे माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% तक होती है। इसे आसानी से वेल्डिंग, मशीनिंग एवं फोर्जिंग किया जा सकता है। जो हमारा लो कार्बन स्टील रहता है उसको क्या कर सकते हैं? वेल्डिंग कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं, फोर्जिंग कर सकते हैं। इसे हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है, बल्कि इसे केसाट किया जा सकता है। केसाट किया जा सकता है। यह डक्टाइल एवं मेलिएबल होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? एंगल, चैनल, नट, बोल्ट, रिवेट, सरिया, सीट आदि बनाने के लिए किया जाता है। किसका? लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील का। इसे स्ट्रक्चर स्टील भी कहते हैं। लो कार्बन स्टील का अपेक्षित घनत्व कितना रहता है? 7.85 होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ लो कार्बन स्टील अर्थात माइल्ड स्टील आपको समझ में आ गया होगा। प्लेन कार्बन स्टील का दूसरा प्रकार कौन सा है? मीडियम कार्बन स्टील। अब मीडियम कार्बन स्टील क्या रहता है? इसमें कार्बन की मात्रा कितनी रहती है? 0.25% से 0.7% तक होती है। यह माइल्ड स्टील की अपेक्षा अधिक हार्ड और स्ट्रांग होती है। यह माइल्ड स्टील की अपेक्षा कम डक्टाइल और मेलिएबल होती है। 0.5% से अधिक कार्बन वाली स्टील को कुछ हद तक हार्ड किया जा सकता है। इसका प्रयोग साधारण हैंड टूल्स, कृषि औजार, तार के रस्से, कमानी आदि बनाने में किया जाता है। जो हमारा मीडियम कार्बन स्टील रहता है, सबसे पहले तो आपको इसमें पता रखना है कार्बन कितना रहता है? 0.25% से 0.7% तक।
और फ्रेंड जो 0.5% से ऊपर वाली जितनी भी स्टील रहेगी उसको हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर टेम्पर कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें कितना रहता है, 0.7%। तो क्या बोल रहा है 0.5% से अधिक कार्बन वाली स्टील को कुछ हद तक, मतलब थोड़ा बहुत उसको हार्ड कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का नाम तो आपने फ्रेंड सुना ही होगा। तो हाई कार्बन स्टील क्या बोल रहा है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक होती है। कितनी रहती है, 0.7 से 1.5% तक होती है। ए स्टील जैसे हीट ट्रीटमेंट द्वारा बहुत हार्ड किया जा सकता है, वह 370 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक गर्म करके टेम्पर किया जा सकता है। ए लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा अधिक हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। इसे स्टील की हार्डवेयर टेम्पर किया जा सकता है। हाई कार्बन स्टील के बने टूल 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस बनाए रखते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस बनाए रख सकते हैं फ्रेंड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई कार्बन स्टील का अधिकतर प्रयोग चीजल, टैप, डाइल, फाइल, रीमर, हैमर, गेज आदि बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील का अधिकतर प्रयोग कटिंग टूल बनाने के लिए करते हैं। जो हमारा हाई कार्बन स्टील रहता है उसके क्या रहता है, अधिकतर कटिंग टूल हमारे हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ जाता है हमारा एलॉय स्टील। फ्रेंड्स पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टील के प्रकार में पहला हमने पढ़ा प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में हमने तीन स्टील पढ़ ली, कौन सी, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और थर्ड है हमारी हाई कार्बन स्टील। अब आ जाती है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील क्या होता है, तो फ्रेंड्स एलॉय स्टील में आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। एलॉय फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम एक तत्व में कोई दूसरा तत्व मिला देते हैं तो उसके मिश्रण से जो तीसरा तत्व बनता है उसे बोलते हैं हम एलॉय स्टील। तो इसको देख, इसकी आप थ्योरी देखना क्या बोला है। इस प्रकार के स्टील में आयरन व कार्बन के अतिरिक्त, मतलब आयरन मतलब लोहा और कार्बन के अतिरिक्त हम इसमें क्या करते हैं, एक या एक से अधिक तत्व मिला देते हैं, उसे एलॉय स्टील कहते हैं। मतलब एक और तत्व में उसमें मिला देते हैं। जैसे हमने कास्ट आयरन में एक तत्व मिला दिया, जैसे हमने क्रोमियम मिला दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। उसे ही क्या बोलते हैं, एलॉय स्टील। एलॉय स्टील में धातु के भौतिक एवं यांत्रिक गुण बदल जाते हैं। एलॉय स्टील निम्नलिखित गुण प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। मतलब एलॉय स्टील में जब इनको मिलाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो पहला क्या बोल रहा है, कठोरता बढ़ाने के लिए, कठोरता बढ़ जाती है। कम घिसने वाली इस्पात प्राप्त करने के लिए, मतलब इस्पात कम घिसे उसके लिए भी उसको मिलाया जाता है। थर्ड बोल रहा है डक्टिलिटी पर कोई प्रभाव डाले बिना टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अधिक ताप पर इस्पात के भौतिक गुण बनाए रखने के लिए, टफनेस बढ़ाए रखने के लिए, जंग आदि से बचाने के लिए, केस हार्डनिंग का गुण पाने के लिए, अधिक गति पर काटने का गुण प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स एलॉय स्टील मिलाने पर इतने सारे फायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स आप और इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जंग आदि नहीं लगती है, तो उसके लिए हम एलॉय स्टील का यूज करते हैं। तो अब एलॉय स्टील में क्या रहता है, एलॉय स्टील में पहली हमारी रहती है निकल स्टील। तो फ्रेंड्स ये जो मैं आपको एलॉय स्टील के प्रकार बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करता हूँ आप इस क्लास को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो पहला रहता है हमारा निकल स्टील। क्या बोल रहा है, स्टील और निकल के मिश्रण से निकल स्टील बनती है। किसके, स्टील और निकल के मिश्रण से। स्टील में निकल मिलाने पर उसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक कम होता है, मतलब उसका जो थर्मल एक्सपेंशन रहता है वो थोड़ा कम रहता है, मतलब वो थोड़ा कम सिकुड़ता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, स्टील में निकल मिलाने से स्टील की हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब निकल मिलाने से क्या रहता है, उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्टील में यदि 27% से अधिक निकल मिला दिया जाए तो वह नॉन मैग्नेटिक अनुचुंबकीय हो जाती है। मतलब अगर स्टील में हम 27% से अधिक निकल मिला देंगे तो उस पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट क्या बोला है, 36% निकल वाली स्टील को इनवर स्टील कहते हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल कर देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 36% निकल वाली स्टील को कौन सी स्टील बोलते हैं, तो उसको हम इनवर स्टील बोलते हैं। निकल स्टील में कार्बन की मात्रा 0.2% से 0.7% तक होती है। इसका प्रयोग सूक्ष्मापी यंत्र जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, घड़ी के पेंडुलम, भाप टरबाइन के ब्लेड आदि बनाने में किया जाता है। निकल कैसा रहता है, तो निकल हल्के पीले रंग का तत्व होता है। जो हमारा निकल धातु रहती है कैसी रहती है, हल्के पीले रंग का तत्व होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारी निकल स्टील है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप इनको पॉइंटों को जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहीं से हमारे डीपली क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा क्रोमियम स्टील। क्रोमियम स्टील क्या बोला है, स्टील में क्रोमियम मिलाने पर स्टील की हार्डनेस और स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है या झटका सहने का गुण बढ़ जाता है। क्रोमियम स्टील का प्रयोग बॉल बेयरिंग की बॉल बनाने के लिए करते हैं। आपको याद रखना है जो क्रोमियम स्टील रहती है उसका प्रयोग क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग की बॉल बनाने के लिए करते हैं। क्रोमियम मिलाने से स्टील जंग रोधी हो जाती है। मतलब अगर हम स्टील में क्रोमियम मिला देंगे तो हमारी स्टील पर जंग नहीं लगेगा। मतलब क्रोमियम का मेन काम क्या है, धातु पर जंग लगने से रोकना। थर्ड जाता है हमारा स्टेनलेस स्टील। ये फ्रेंड्स हमारा क्या लिखा है, स्टेनलेस स्टील, जंग रोधी इस्पात। अब क्या बोल रहा है,
ये क्वेश्चन फ्रेंड तीन तरीके से पूछता है, 18/8 या 18-8। स्टील को स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। अब 18/8 क्यों बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, इसमें 18% क्रोमियम, 8% निकिल तथा 0.6% कार्बन तथा शेष आयरन होता है। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसमें क्या रहता है, 18% क्रोमियम, 8% निकल रहता है। इस धातु में जंग नहीं लगता है, इसलिए इसे जंगरोधी इस्पात कहते हैं। जो हमारा स्टेनलेस स्टील रहता है उसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, चुंबक नहीं चिपकता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग घरेलू बर्तनों, ऑटोमोबाइल पार्ट, हवाई जहाज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आदि बनाने के लिए किया जाता है। ट्रिक क्या है, निक्रोलो मतलब निकिल क्रोमियम लोहा। जो हमारी स्टेनलेस स्टील रहती है वो किस किस का मिश्रण रहती है, निकिल क्रोमियम लोहा। आपको ये जरूर याद रखना है, इसमें क्या रहता है, 18% क्रोमियम, 8% निकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है टंगस्टन स्टील। स्टील में टंगस्टन मिलाने पर उसकी हार्डनेस बढ़ने के साथ साथ रेड हार्डनेस का गुण भी बढ़ जाता है। अब रेड हार्डनेस क्या रहती है फ्रेंड्स, यह धातु या पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अधिक हार्डनेस पर भी अपनी हार्डनेस को नियंत्रित रखता है। टंगस्टन स्टील में 18 से 22% तक टंगस्टन होने के कारण इसमें एक विशेष गुण हो जाता है जो अधिक ताप व गति पर अपनी कठोरता को बनाए रखता है। टंगस्टन स्टील हाई स्पीड स्टील का दूसरा रूप है। मतलब जो टंगस्टन स्टील है वो हाई स्पीड स्टील का दूसरा रूप है। इसका अधिकतर प्रयोग हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल बनाने के लिए करते हैं। टंगस्टन का प्रयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। जो बल्बों के फिलामेंट रहते हैं वो किसके बने होते हैं, टंगस्टन के। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह डब्ल्यू होता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ टंगस्टन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है मैग्नीज स्टील। स्टील में मैग्नीज मिलाने पर इसकी कठोरता तथा स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसमें 11 से 15% तक मैग्नीज तथा 1% कार्बन होता है। इसका प्रयोग रेल की पटरी, क्रेशर के हैमर, रोलर आदि बनाने के लिए किया जाता है। किसका, मैग्नीज स्टील का। अब आ जाता है सिलिकॉन स्टील। स्टील में जब मतलब 3.5% से 4% तक सिलिकॉन और 0.2% कार्बन मिलाकर स्टील की विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग ट्रांसफार्मर के कोर तथा अर्धचालक बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर और अर्धचालक बनाने में करते हैं। अब आ जाता है स्प्रिंग स्टील। इसमें 0.3% से 0.4% कार्बन, 8% क्रोमियम, 7% मैग्नीज, 2% सिलिकॉन और शेष आयरन होता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के स्प्रिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वायर बनाने में किया जाता है। किसका, स्प्रिंग स्टील का। अब आ जाता है कोबाल्ट स्टील। स्टील में कोबाल्ट मिलाने पर हार्डनेस, तनाव बल सहने की क्षमता आदि गुण बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय गुण भी बढ़ जाते हैं। यदि हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक मतलब 35% तक हम कोबाल्ट मिला देंगे तो क्या रहेगा, वो स्थायी चुंबक बन जाएगा। कौन, हाई कार्बन स्टील। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेनेडियम स्टील। स्टील में वेनेडियम मिला दी जाए तो उसकी टफनेस, चीमड़पन, झटके सहने का गुण बढ़ जाता है। वेनेडियम प्राय हाई स्पीड स्टील में मिलाया जाता है जिससे उसके कटिंग एज अधिक समय तक टिकाऊ बने रहते हैं। वेनेडियम स्टील का प्रयोग स्पैनर बनाने के लिए भी किया जाता है। इसमें 0.15% से 2.5% तक का वेनेडियम, 0.9% से 1.1% तक क्रोमियम मिला होता है। अब आ जाता है मोलिब्डेनम। स्टील में 10% मोलिब्डेनम मिलाने पर इसमें बहुत अधिक कठोरता व टफनेस आ जाती है। मतलब स्टील में हम 10% मोलिब्डेनम मिला देंगे तो क्या रहेगा, इसमें बहुत अधिक कठोरता आ जाती है। इसके बने पार्ट पर हार्डनिंग व टेम्परिंग की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारी मोलिब्डेनम स्टील रहती है उसके पार्ट पर क्या रहता है, हार्डनिंग और टेम्परिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे स्टील के प्रकार। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारी मोलिब्डेनम स्टील है उसके आगे जो हमारी स्टील के और प्रकार है तो उनके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है आप अगली क्लास को जरूर देंगे तो देखें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।